प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अभिनव गोस्वामी। आज आप लोगों से जुड़ने का एक हमारा विशेष उद्देश्य रहा है। सबसे पहले तो बच्चों 2024 नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये 2024 आपके जीवन के कीमती वर्षों में से एक वर्ष हो। मेरी यही उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वर्ष सफलता की सीढ़ी पर हों, स्वस्थ रहें तथा हमेशा ऊर्जावान बने रहें। आज की क्लास में हम आपको कुछ पढ़ाने के लिए नहीं जुड़े हैं बच्चों, बल्कि 2024 को एक सफल वर्ष कैसे बनाएं ये बताने के लिए जुड़े हैं। इसलिए बच्चों ध्यान से इस वीडियो को अंत तक अपना कीमती समय का कुछ हिस्सा हमें देकर सुनिएगा। 2024 की शुरुआत का कुछ मिनट आप हमें दीजिए। पूरे 2024 वर्ष हम आपकी सफलता में अपना समर्पित कर देंगे कि आपको कैसे हम सफल बना सकें। बच्चों 2024 को सफल वर्ष कैसे बनाएं इस बात पर चर्चा करेंगे हम लोग आज जो है। सबसे पहली बात यह है कि हम तैयारी किसकी करें। आपने जैसा थंबनेल पे देखा होगा, एक सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है कि सर हमें तैयारी किस चीज की करनी चाहिए। क्या हमें एसएससी करना चाहिए, क्या बैंकिंग करना चाहिए, या हम क्या किसी अदर स्टेट एग्जाम के लिए बने हैं। तो बच्चों सबसे पहले सवाल यह है कि हमें तैयारी किसकी करनी चाहिए। अपना व्यक्तिगत ओपिनियन हम आपसे शेयर करेंगे। आइए आराम से सुनिए कहानी। हमने कहा देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, हमें बचपन से बोला गया कि बाबू पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से जिंदगी बनती है। क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, शायद यह हमें किसी ने नहीं बताया। इसलिए हम लोग सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि क्या पढ़ें और कैसे तथा कितना पढ़ें। बच्चों मेरा मानना है कि हर सवाल का जवाब आपके खुद के अंदर छिपा है। बस उसके लिए खुद को समय दीजिए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं बच्चों, तो मैं रीजनिंग पढ़ाता था। अभी मैं जीए, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स तथा साइंस का पोर्शन पढ़ा रहा हूं। तो अगर हमसे कोई बच्चा पूछेगा कि सर अगर आपको तैयारी करना हो तो आप किस चीज की तैयारी करेंगे, तो प्यारे बच्चों मेरा जवाब यह होगा कि शायद मैं बैंकिंग की तैयारी करूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बैंकिंग का जो प्री का पैटर्न है उसमें रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश आता है। मेंस में जाएंगे तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीए का पोर्शन है, और इंटरव्यू में आपका जीए बेस आपका इंटरव्यू होता है। तो बच्चों अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने बैंकिंग इसलिए बोला क्योंकि प्री में हमें रीजनिंग हमारा प्लस पॉइंट होगा क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट रहा है। मैथ्स और इंग्लिश में मुझे औसतन एक नंबर लाना होगा। मेंस में जाएंगे तो फिर मेरा रीजनिंग और जीए दो सब्जेक्ट मेरा प्लस पॉइंट होगा, और मैथ्स और इंग्लिश मुझे फिर एवरेज करना होगा। तथा मेंस में करंट अफेयर और जीए के बेस पर स्किल है हमारे अंदर, हम इंटरव्यू निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा पूछे सर एसएससी क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों एसएससी के प्री में रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश तथा जीएस आता है। इंग्लिश और मैथ्स तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना होगा। जीएस में भी मुझे स्टैटिक, साइंस और करंट वाला पोर्शन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के पोर्शन पे मुझे काम करना पड़ेगा। फिर मेंस में भी ऐसे ही कुछ करना होगा। इसलिए बच्चों शायद मुझे ये देखने में लग रहा है कि एसएससी और बैंकिंग का अगर मेरे लिए तैयारी करना हो तो मुझे एसएससी ही लेना उचित, सॉरी बैंकिंग लेना उचित होगा, क्योंकि बैंकिंग में मुझे कम मेहनत करना होगा। अब आप में से कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सर आपको हम कम मेहनत करना सिखा रहे हैं या मेहनत करने से भागना सिखा रहे हैं। बस हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कम मेहनत से कैसे एक अच्छे जगह हम लोग सफल हो सकते हैं, कैसे हम जल्दी सफल हो सकते हैं। क्योंकि 2024 हमारा वह वर्ष होगा जिसे हम सबसे कीमती वर्षों में जोड़ने वाले बच्चों। एक वर्ष के अंदर हम कहीं ना कहीं एडजस्ट होने वाले हैं, एक शानदार तरीके से मेहनत करने वाले हैं। तो ये हमने कहा बच्चों। अगर खैर मेरा ये बताने का तात्पर्य सिर्फ यह था कि आप सबसे पहले जिस परीक्षा की तैयारी करने बैठे हैं उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में अपनी पकड़ देखिए कि आपकी कितनी पकड़ है, आप किसमें जल्दी अच्छा कर सकते हैं। पता चले हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे विषय हैं जो मेरी पकड़ से बहुत दूर हैं। ऐसी परीक्षा निकालने में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और लंबे समय तक लगे रहना होगा, जिससे सफलता और सफलता दोनों के चांस हैं। आप ये सोचिएगा कि हम आपको मेहनत करने से भगा रहे हैं बच्चों, बस जल्दी सफल कैसे हो, एक स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें, ये आपको बता रहे हैं। आगे अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसलिए अपने जीवन का कुछ समय देकर सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। और उसको निर्धारित करने के लिए आप सबसे पहले एग्जाम के अलग अलग स्टेज को देखिए कि किस स्टेज में हमें क्या चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा सिलेबस होता है, हमारा कौन सा विषय अच्छा है, हम किस में कंफर्ट है, हम क्या पढ़ सकते हैं, किस में हमारा इंटरेस्ट है। अगर ऐसा करके शायद हम एग्जाम का सिलेक्शन करें कि हमें किस एग्जाम में जाना चाहिए, तो वह शायद हमारे लिए बेटर होगा और हम शायद अपने लक्ष्य के प्रति भटके नहीं। बच्चों याद रखिएगा कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के पहले कोई भटकाव नहीं होना चाहिए जिसको हमने सेलेक्ट किया हो। हाँ, लक्ष्य को सेलेक्ट करने में हमें जितना समय लगाना हो हम लगा सकते हैं। अगर एक साल हमने एक स्ट्रेटजी बनाई कि एक साल के अंदर में जॉब लेना है, तो हम उसमें 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन एक समय लगाए कि हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है।
उसके बाद अगर हमने लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो फिर हमें नहीं भटकना है। उसके बाद हमें कोई भटकाव नहीं, सीधे हम लक्ष्य तक पहुंच के ही रुकेंगे, बीच में हमें भटकना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम तो ये भी कर सकते हैं, और आधा से ज्यादा बच्चे जो हैं इसीलिए असफल हैं क्योंकि उन्हें यही लगता है कि हम ये भी कर सकते हैं, और शायद वो अपना समय अलग अलग चीजों पे इन्वेस्ट करने लगते हैं, और उनकी तैयारी बस तैयारी ही रह जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। जीवन में कोई भी लक्ष्य अंतिम लक्ष्य नहीं होता है, बस स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। दूसरा सवाल यह है कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ फिर मेरा मानना है कि हमें स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लक्ष्य तक जाने वाले विषयों को अलग अलग व्यवस्थित नोट्स बनाना चाहिए, और उस नोट्स पर सबसे पहले उसका सिलेबस और उसे कैसे तैयार करें इसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तथा सबसे जरूरी यह है कि हमें रोज उस नोट्स को पढ़ना है, और नोट्स खुद का ही बनाया हुआ होना चाहिए, खुद के हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नोट्स प्रिंटेड हो, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो उसको अपने तरीके से अपने इमोशन से जोड़ के उसको लिखते हैं ताकि हमें पढ़ने में अच्छा लगता है। और कुछ प्रिंटेड नोट्स एक पैटर्न पे लिखी गई होती है जिसमें शायद हमें कुछ चीज अच्छी ना हो, कुछ चीज हमारे इंटरेस्ट से बाहर हो। इसलिए बच्चों याद रखिएगा, नोट्स अपना ही बनाया हुआ होना चाहिए। हम आपको पढ़ाई के कुछ स्टेप बताते हैं। सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा कि सबसे पहले नोट्स विथ सिलेबस एंड उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए सवाल हमारे पास होने चाहिए जो एग्जाम का हिस्सा रह चुके हैं बच्चों। हमारे पास वो सारे सवालों का कलेक्शन होना चाहिए जो पिछले साल, पिछले कुछ वर्षों में उस एग्जाम से जुड़े एग्जामों में पूछे गए हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रैक्टिस रोज करनी है। भले दो चार सवाल ही सही बच्चों, लेकिन रोज का रोज हमें प्रैक्टिस करना होगा। किसी के मोटिवेट कर देने से, एक दिन दिन भर बैठ के पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। ना हमें वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ना उसमें इंटरेस्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये कह सकते हैं बच्चों कि जैसे एक दिन हम किसी से दिन भर अगर बात कर लें तो उससे हमें प्यार नहीं हो जाता, उसके प्रति हमारा लगाव नहीं आता, उसके लिए कोई इमोशन नहीं आते हैं। लेकिन एक ही टाइम पे किसी से दो दो चार चार मिनट ही सही बट रोज बात करना एक हमारे जीवन का आदत बन जाता है, और शायद हमें उसके प्रति इंटरेस्ट या लगाव होने लगता है, उससे प्यार हो जाता है। ऐसे ही जब बच्चों हम किसी विषय के प्रति हमें इंटरेस्ट ना हो तो हम उसके प्रति अगर रोज रोज अपनी आस्था दिखाएंगे तो एक दिन हमें उससे मोहब्बत होगी। लेकिन तभी तक मोहब्बत नहीं जब तक उससे आप भाग रहे होते हैं। एक दिन हम मोटिवेट होकर खूब मैथ पढ़ लेंगे तो हमें मैथ नहीं आएगा, हमें रोज उसकी आदत लगानी होगी। तो जो विषय आपका कमजोर, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, उस पर आप रोज काम करिए, दो चार मिनट से, बट उससे अपनी आदत में डालिए, उससे जुड़िए। चौथा पॉइंट ये है बच्चों आपके सामने कि पढ़ने का स्थान तथा कंटेंट व्यवस्थित रखिए। फालतू का कंटेंट अपने पास ना रखिए। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, आपको किचन में सब्जी बनाना, हमने कहा जाइए सब्जी बनाइए। आप किचन में पहुंचे तो पता चला बर्तन 2 दिन पहले से पड़ा हुआ, उसको धुलना है। हल्दी भी नहीं है, तेल डिब्बे में देखा हमने थोड़ा सा बचा, उसको अगर उलाटने डिब्बे को तो शायद थोड़ा सा तेल निकले। तो शायद हमारा इंटरेस्ट सब्जी बनाने कर रहे भी तो हम ना बनाए, मन हमारा वहां से खिन्न हो जाएगा। बट हमने आपको कहा जाइए सब्जी बनाइए, आपका मन ना भी हो, आप किचन में जैसे ही प्रवेश करते हैं आपने देखा कि हमारे पास सब्जी काट के शानदार तरीके से रखी हुई है, शानदार तरीके से हमारे पास जो है एक कढ़ाई धुल के रखा हुआ है, सारी चीज अलग अलग काट के सजा के रखी हुई है, बस हमें गैस जलाना और उसे बनाना है। बिना इंटरेस्ट भी हम बनाएंगे और बहुत शानदार बनाएंगे और उसका स्वाद भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अपने पढ़ने वाले चीज जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, रूम हो, कमरा हो, एक टेबल हो, उसे व्यवस्थित रखिए। अपने पास लिमिटेड कंटेंट रखिए जिस पे आपको काम करना है। अननेसेसरी चीजों को अपने जीवन से हटाइए बच्चों। और पांचवा सबसे पहली बात यह है कि अपने जीवन में एक मॉक टेस्ट को अपनी आदत बनाइए। रोज हमें एक मॉक टेस्ट देना है विद डिटेल एनालिसिस, उसे हमें कंप्लीट करना होगा। अच्छा, तीसरा सवाल बच्चों हमारा यह था कि क्या हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बच्चों, मेरा बिल्कुल मानना यह है कि टाइम टेबल मुझे बनाना चाहिए, लेकिन वो टाइम टेबल वैसा नहीं जैसा आप बनाते हैं। हमारा टाइम टेबल डेली रूटीन के बेस पे होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, हम लोग एक टाइम टेबल बनाते थे ग्रेजुएशन जब फर्स्ट ईयर में गए, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं जो कर उन्हें पता होगा, तो हम लोग को लगा फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि हम फर्स्ट ईयर में गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे। जब फर्स्ट ईयर में एग्जाम तक पहुंचे तो हमने कुछ पढ़ा नहीं एक साल, तब हम वहाँ पे बस यूपीएस और गाइड्स रट रहे होते हैं कि प्रभु बस इतना करना कि फर्स्ट ईयर हो जाए, सेकंड ईयर में जुलाई से ही पढ़ेंगे। सेकंड ईयर आया, सेकंड ईयर में फिर नहीं पढ़े, थर्ड ईयर गए, प्रभु बस इतना कर देना कि हमसे कोई ये ना पूछे कि हमारा ग्रेजुएशन 4 साल का कैसे हो गया। क्योंकि हम लोग हर बार अपने काम को टालते हैं। पहली बात ये नहीं करना है, उसे डेली रूटीन। दूसरी बात बच्चों, टाइम टेबल ये भी नहीं बनाना है कि हम सुबह 7 बजे उठेंगे, 8 बजे से पढ़ेंगे, 9 बजे ऐसा करेंगे, 10 बजे वैसा करेंगे। ये टाइम टेबल नहीं होता है। पता चले 7 बजे उठ नहीं पाए, तब अलार्म लगाए, अलार्म बजा, उठ गए, 8 बजे हमें लिखा था कि हमें नहाना है, पानी नहीं आया, तब। कभी टाइम पे रूटीन नहीं होना चाहिए।
रूटीन के हिसाब से टाइम होना चाहिए। याद रखिए आज हमारे पास हमने लिखा सुबह उठ के कि हमें 30 मिनट इंग्लिश पढ़ना है, तो फिर दिन में कब पढ़ना है उससे मतलब नहीं है। हाँ, सोने से पहले वो 30 मिनट इंग्लिश हमें पढ़ना होगा। कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आई डोंट नो। तो सुबह जब उठिए तो आप इस चीज़ को मैनेज करिए, डेली रूटीन पे काम करिए, ना कि फिक्स टाइम टेबल पे। तथा सबसे जटिल आपका 4th क्वेश्चन है बच्चों, जिस पे हम लंबा चर्चा करेंगे थोड़ा सा 5 मिनट का। ये क्वेश्चन यह है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यही है आज कि बच्चा पढ़ता तो है बट मोटिवेट नहीं हो पाता। 2 दिन पढ़ेगा, 4 दिन पढ़ेगा, फिर मोटिवेशन से बाहर हो जाएगा। हमें आराम से सुनिएगा, 2-4 मिनट और सुनिएगा हमें। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम जिस परिवेश में रह के अपने आप को रखे हुए हैं, जहाँ पे सफलता के लिए आपके पास शायद कोई कारण ना हो, लेकिन आपकी असफलता के हज़ार कारण आपके अगल-बगल भटक रहे हैं। सबसे पहला लोगों का उम्मीद आपके प्रति, आपके घर परिवार, आपके समाज की जो उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं बच्चों, सबकी उम्मीदें आपसे ये लगी है कि आप एक दिन बहुत अच्छा करेंगे और शायद आप ये देखते हैं कि हम उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहे तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। बच्चों एक आपको कहानी सुनाते हैं। एक बार एक कुत्ता रहता है, बहुत होशियार कुत्ता रहता है एक मालिक के पास। मालिक जब सोया रहता है तभी वो कुत्ता उठता है, उसे कुछ सामान लाना है, मालिक ने पर्ची लिख के रखा था। कुत्ता उठता है, मालिक के सोचता है कि हम जाकर भी अगर सामान लेते आएँगे, तो मालिक उठेंगे तो खुश होंगे हमारे ऊपर। कुत्ता पर्चा अपने गले में लेता है, एक टोकरी या झोला अपने गले में लटकाता है और भागता हुआ शहर की तरफ जाता है और किराने की दुकान पे जाके वो पर्चा देता है। दुकान वाला उसको सामान देता है, फिर उसने पैसा दिया कुत्ते ने और उसने पैसा काटा, जितना बचा उसके झोले में डाल दिया गले में। दुकान वाला सोचता है यार ये कुत्ता कितना होशियार है, किसका कुत्ता है कि ये इतना अच्छा कार्य कर रहा है। सारा सामान भी ले लिया, गया रिक्शे में बैठा, रिक्शे के साथ आ गया, अपने घर तक उतरा। वो दुकान वाला उस कुत्ते के पीछा करता है, जरा हम देखे थे मालिक कौन है, किसने इस कुत्ते को इतना अच्छा ट्रेंड किया है। जब कुत्ता घर पहुंचा तो जा करके बेल बजाने लगता है। मालिक उठ के आता है और कुत्ते को खूब पीटता है। दुकान वाले को देख के बड़ा हैमस खाता है कि यार ये कुत्ता जो अपने मालिक के लिए इतना वफादार और इतना होशियार कुत्ता, इसे मालिक पीट क्यों रहा है? फिर दुकान वाला सुनता है, मालिक ये कहता है कुत्ते से कि जब तुम्हें पता है कि हम अभी सो रहे हैं, तो तुमने बेल क्यों बजाया? क्या तुम घर के दरवाजे की चाबी लेके नहीं जा सकते थे? मतलब एक बात याद रखेंगे बच्चों की आपसे लोगों की उम्मीदें हमेशा आपके कर्मों से ज़्यादा होती हैं। इसलिए पहली बात तो लोगों की उम्मीदों को लेके हमें हताश नहीं होना है, ठीक? क्योंकि आप जितना अच्छा करेंगे ना, आप खूब अच्छा करेंगे, लोगों की उम्मीदें फिर उससे बढ़ जाएँगी। इसलिए आप कभी उम्मीदों को लेके डिमोटिवेट ना हुआ करिए। दूसरा सफलता का कारण बच्चों आजकल मोबाइल फ़ोन है। आपसे हमारी एक विनती है, आप सबसे पहले तो अपने एप्लीकेशन जितने मोबाइल में रखे हैं, उस सबके नोटिफ़िकेशन को ऑफ करिए तथा अपने ऊपर नियंत्रण रखिए बच्चों। याद रखें मोबाइल इसलिए बनाया गया कि उसे हम चलाएँ, ना कि मोबाइल हमें चलाए और आज का दौर ये है कि मोबाइल हमें चला रहा है, जैसे चाहता है वैसे हमें मोटिवेट कर लेता है, इसलिए हमें मोबाइल से बचना है। अपने अंदर थोड़ा-सा त्याग भावना लाइए। एक कहानी सुनाते हैं आपको, एक संत और एक व्यापारी की। एक संत थे, एक साधु महात्मा थे और एक व्यापारी बहुत अमीर व्यापारी थे, दोनों लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। वो जो संत थे उन्होंने बहुत सारे आभूषण, बहुत महँगी-महँगी घड़ी और बहुत सारी चीज़ों का मतलब एक तरह से अपने ऊपर धारण किया हुआ था और वो जो है बैठे हुए थे। इधर व्यापारी भी काफ़ी अमीर थे, तो इन्होंने बहुत महँगी घड़ियाँ, बहुत महँगे माले-वाले सब कुछ घड़ी वगैरह सब कुछ इन्होंने पहन के बैठा था। व्यापारी ने पूछा, "संत महात्मा साधु, ये बताइए कि आप अपने आप को संत कहते हैं, आप कहते हैं कि हम त्याग के प्रतीक हैं और आपने हमसे महँगे वस्त्रों और महँगे आभूषणों का धारण किया हुआ है, तो आप संत कैसे हुए?" संत ने कहा, "इसका जवाब आपको जो है हम अगले स्टेशन पे देंगे।" अगले स्टेशन जब वो पहुँचे तो संत जो है वहाँ पे जाके उतरते हैं, ये लोग भी उतरते हैं, कहा आइए चाय पीते हैं। चाय उन्होंने पिया, फिर जब ट्रेन चलने को हुई, तो जो संत थे, ये ट्रेन की तरफ नहीं आए। खैर जब स्टेशन पे उतर रहे थे तो उन्होंने अपने सारे आभूषण और सारे जो भी पहना था उन्होंने उतार के ट्रेन में रख दिया था। व्यापारियों ने बोला था कि आप इसे उतार के, उन्होंने कहा कि अभी आके फिर पहन लेंगे, जबकि जब दोबारा ट्रेन चलना शुरू स्टेशन से तो आके ट्रेन में बैठे नहीं, वो वहीं स्टेशन रुक गए। व्यापारी ने संत से पूछा, "संत महात्मा जल्दी से आके ट्रेन में बैठिए, ट्रेन चलने को है।" व्यापारी दौड़ के ट्रेन में चढ़े। संत ने कहा कि नहीं हमें उस ट्रेन में नहीं जाना, हमें कहीं और जाना था, हम उधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने महँगे आभूषण और जो सब कुछ आपने ट्रेन में छोड़ा वो क्या होगा? वो सब कुछ आपका छूट गया। उन्होंने कहा कि यही तो हमारे और तुम में अंतर है। तुम इस पृथ्वी की चीज़ों का भोग करने के लिए पैदा हुए हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ हमारा ही रहे, लेकिन वो ना हमारा था, ना हमारा है। हम तो सिर्फ़ कुछ समय उसका भोग किए, उसका सेवन किए, फिर जिसका था वो उसके पास चला जाएगा। इस पृथ्वी की कोई भी चीज़ मेरी व्यक्तिगत नहीं है। हम एक शरीर लेके आए थे, एक शरीर लेके जाएँगे, इसलिए हमें चीज़ों से सिर्फ़ उतना जुड़ना है, जितने से हमारा गुज़ारा हो जाए।
एक संत की आत्मा ऐसी होनी चाहिए। आपको अपने जीवन में संत तो नहीं बनना है, लेकिन एक विद्यार्थी एक संत से कम नहीं होता। वो भी बहुत कुछ चीज़ों का त्याग किया होता है। अपने परिवार का त्याग किया है। हो सकता है कुछ विद्यार्थी अपने जीवन की बहुत सारी खुशियों का त्याग किया हो, समाज में दिखने वाले बहुत से रंग-बिरंग की चीज़ों का त्याग किया हो, अपनी ख्वाहिशों का त्याग करके बैठा है एक शहर में एक छोटे से कमरे के अंदर, तो उसके अंदर थोड़ी-सी ये भावना होनी चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ों पे नियंत्रण रख सके बच्चों। तीसरा सफलता का मूल कारण हमारी संगत है बच्चों। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ का रहना भी हमारे लिए असफलता का कारण हो सकता है। एक व्यक्ति की जात नहीं होती, एक धर्म नहीं होता। जाति और धर्म परिवेश के पूरक शब्द हैं। अगर हम जिस परिवेश में बिलॉन्ग करते हैं, वही हमारा जात, वही हमारा धर्म होता है। जन्म से किसी का जाति और धर्म नहीं होता। हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, मुस्लिम परिवार में हुआ, हमारा पालन-पोषण उसके विपरीत किसी धर्म के परिवार में हो रहा है। तो याद रखिएगा हमारे अंदर वही आस्था, वही निष्ठा दिखेगी जिस परिवार में हमारा पालन-पोषण हुआ हो। हमारा जन्म बिहार में हुआ हो, हम केरला के अंदर जाके पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश ही बोल रहे होंगे। हम शायद बिहारी भाषा को ना जाने, हम भोजपुरी ना जाने। बट हम केरला के रहने वाले हों, केरला में हमारा जन्म हुआ, हम बिहार में आके रहें तो हम बिहार की भाषा बोलेंगे। याद रखिएगा हमारा पालन-पोषण किस परिवेश में हो रहा है, हम किस संगत में रहते हैं, यह हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए शायद हमें अपनी संगत का सही चुनाव करना चाहिए। चौथा सफलता का कारण बच्चों यह है जो आजकल युवा लोगों में देखने को मिल रहा है, वह है प्रेम का कारण। ये बड़ा गहरा विषय है, इस पे कभी बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा-सा हम बात करते हैं। यह 15-16 वर्षों के उम्र में बच्चों का ब्रेकअप और पैचअप होने लग रहा है और इसका ज़िम्मेदार कुछ और नहीं, हमारा सोशल मीडिया है। हर चीज़ अपने समय पर ठीक लगता है। यह समय प्रेम का नहीं है बच्चों, यह समय आपके जीवन का वह कीमती पल है, जिसके एक-एक मिनट की कीमत यह है कि एक तरफ आपकी सफल ज़िंदगी है, तो एक तरफ आपकी बर्बाद ज़िंदगी है। इसलिए अपना एक-एक मिनट वहीं इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको सफल जीवन मिले। पता चले आज अपने कीमती जीवन का सारा समय उनको खुश रखने और मनाने में निकाल दिया आपने और खुद को सफल नहीं बना पाए, तो एक दिन आपको वहाँ से भी सुनने को मिल जाएगा कि पापा नहीं मान रहे हैं। इसलिए याद रहे बच्चों कि आज अपने जीवन का सारा कीमती समय अपने खुद के ऊपर लगाइए, अपने खुद पर इन्वेस्ट करिए, फिर एक दिन पापा भी मान जाएँगे और आपके इंटरकास्ट मैरिज भी समाज में लोग एक्सेप्ट करना सीख जाएँगे। लेकिन बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अभी जो भी काम करना चाहिए, वो रिज़ल्ट को सोचते हुए करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। याद रखेंगे बच्चों, वैसे एक बात ये बोलने जो जा रहे हैं वो बात शायद सबके हिसाब से ना सही हो सके, लेकिन मेरा मानना है कि अभी जो आप लोग कर रहे हैं वो शायद प्रेम नहीं है, वो सिर्फ़ किसी व्यक्ति विशेष की कुछ आदतें हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, जिसके प्रति हमारा एक इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से हम उसे पाना चाहते हैं। क्योंकि प्रेम का अर्थ तो होता है त्याग करना, विश्वास करना, एक-दूसरे के प्रति ताकत बनना होता है। लेकिन यहाँ तो आप एक-दूसरे के प्रति कमजोरी बन के बैठे हुए हैं। प्रेम कर्ण का दुर्योधन के प्रति था, विभीषण का राम जी के प्रति था कि उनके होने से इन लोगों की ताकत बढ़ गई थी। ये प्रेम थोड़े होता है कि किसी के होने से आपकी क्षमता ही घट जाए, आपके सोचने की शक्ति घट जाए, अपने आप को आप जो है एक लिमिटेड एरिया में संकुचित महसूस करने लगे। क्योंकि एक स्वस्थ माइंड और एक खुश माइंड ही आपके जीवन में कुछ नई चीज़ों का आविष्कार कर सकता है बच्चों। जीवन में इसलिए हमेशा खुश रहिए। एक लाइन बड़ा अच्छा हमने कहीं पढ़ा था कि उदासी चखती रहती है, दुखों को धार देती है। उदासी चखती रहती है, दुखों को धार देती है, मतलब जो उदास व्यक्ति हैं वो दुखों को बढ़ावा देते हैं। यही कहा गया कि उदासी चखती रहती है, दुखों को धार देती है, मोहब्बत कुछ नहीं करती, बस लड़कों को मार देती है। इसलिए बचें इससे थोड़ा-सा। और बच्चों अब सफल होने के उपाय हम आपको बताने चल रहे हैं कि एक जीवन में सफल व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। 5 हमारे पास ऐसे बिंदु हैं जिस पे हम काम करेंगे, जो सफलता के लिए होगा। सबसे पहले तो बच्चों सक्सेस का मतलब होता है चैलेंज को एक्सेप्ट करना, कंफर्ट ज़ोन का त्याग करना। हम लोग उल्टा करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखते नहीं हैं, हम कंफर्ट ज़ोन को त्यागना नहीं सीखते हैं। जबकि सक्सेस शब्द ये कहता है कि हमें तुम अगर पाना चाहते हो तुम तो पहले कंफर्ट जोन को छोड़ो और तुम चैलेंज को एक्सेप्ट करो, जो तुम्हारे बस का ना हो उसे तुम एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे पहला उपाय बच्चों हम आपको ये बताने चल रहे हैं कि हमें जीवन में अगर सफल होना है तो हमें हमेशा एनर्जेटिक रहना होगा, हमेशा उत्साहित रहना होगा। क्यों रहना होगा बच्चों? क्योंकि कोई भी गाड़ी, कोई भी साधन, कोई भी जहाज, एक रॉकेट ऊँचाई तक तभी जा पाता है, आगे तभी बढ़ पाता है जब उसके अंदर एक ईंधन जल रहा होता है जिससे उसे ऊर्जा मिलती है। हमारे जीवन में उत्साहित रहना एक ऐसी ईंधन की तरह है जो हमारी सफलता तक हमें ले जाने में हमारी बहुत ही मदद करेगा बच्चों। एक है एयर होस्टेस की कहानी बताते हैं। जीवन में पहली बात हमेशा उत्साहित रहने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। एक एयर होस्टेस जब आती है तो बड़े प्यार से बोलती है
कि डियर यात्रीगण, कृपया अपने सीट बेल्ट आप लगा लीजिए, क्योंकि हम एक काफी ऊंचाई तक आ चुके हैं। और प्लीज पुट योर सीट बेल्ट एंड प्लीज रिलैक्स। हम लोग जरा सोचिए, उस समय ये सुनते हैं, प्लीज पुट योर सीट बेल्ट एंड प्लीज रिलैक्स। ओ, रिलैक्स होना है, सीट बेल्ट लगाओ, रिलैक्स हो जाओ। जरा सोचिए, वो एयर होस्टेस आके और चिल्लाते हुए बोले कि प्लीज यात्रीगण सावधान हो जाए, हम लोग बादलों के अंदर फंस चुके हैं और जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध ले, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। हम शायद घबरा जाएंगे। उसका पहली बार बोलने का तरीका हमें रिलैक्स कर देता है, और दूसरा बोलने का तरीका हमें घबराहट पैदा कराता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारा कान जैसा सुनेगा वैसा हमारे कर्म और हमारी एक्टिविटी होती है। दूसरी बात और बताते हैं बच्चों। दूसरी बात यह है बच्चों की हमेशा याद रखिएगा कि आपको कुछ पॉजिटिव कहानियां सुननी चाहिए। हमेशा अच्छे इंटरव्यू को सुनिए, जो लोग सफल हुए उनकी कहानियों को पढ़िए। कभी आप जिस शहर में, तो उस शहर में डीएम आवास के सामने जाके देखिए, डीएम के रुतबे को देखिए। अगर एक पुलिस कप्तान, एसपी अपने शहर का रोड पे चल के इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, उसके बगल में चलिए, एक फीलिंग आती है। सोने से पहले कुछ अच्छा सोचती है। सोचिए कि हम ये अधिकारी बन जाए तो क्या होगा, ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी हो। सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचने से सिर्फ हमारे भविष्य का निर्माण होता है बच्चों। सोच ही हमारी वो पहली ताकत है जिससे हम किसी अच्छी चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार एक जहाज लेट हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। पायलट जो है वो बड़ा घबरा जाता है कि यात्रियों को अगर बीच में कहीं जहाज को लैंड कराएं और रोकें, तो जहाज के जो यात्री हैं वो बड़ा गुस्सा होंगे कि जहाज क्यों लेट हो रही है। दूसरा पायलट जो को पायलट है उसने अनाउंस किया, जबकि जहाज को टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आधे घंटे लगते हैं, लेकिन जो को पायलट है वो जाके अनाउंस कर देता है कि प्लीज यात्रीगण, आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, जहाज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है और जहाज जो है वो 6 घंटे लेट उड़ान भरेगी। लोग बड़ा घबरा जाते हैं, यार 6 घंटे लेट उड़ान भरेगी। पायलट को पायलट पे गुस्सा होने लगता है, ये कहते हुए कि यार जब जहाज हमारी जो है वह अभी आधे घंटे में सही हो सकते तो तुमने 6 घंटे क्यों बोला? को पायलट ने कहा थोड़ा सा वेट करिए, अभी एक दूसरा अनाउंसमेंट फिर हम करने जा रहे हैं। को पायलट जाके अनाउंसमेंट फिर करता है कि प्लीज यात्रीगण, हमें बताते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे जहाज की टेक्निकल प्रॉब्लम जो थी वो सारी लगभग सॉल्व की जा चुकी है और हम लोग मात्र 30 मिनट के अंदर उड़ान भरने वाले हैं। सारे लोग जहाज में बैठे बड़ा खुश है, ओ मात्र 30 मिनट उड़ान भरेंगे, वाह वाह वाह, एकदम खुश हो जाते हैं। जबकि वास्तविकता यही थी कि 30 मिनट ही लगना था, लेकिन अगर डायरेक्ट 30 मिनट बोलते तो लोग गुस्सा कर सकते थे, लोगों के अंदर एक घबराहट हो सकती थी। हमने 6 बोल के 30 मिनट बोला तो शायद लोग खुश हो गए। याद रखिएगा, हमारे कान तक कैसे शब्द आ रहे हैं ये बड़ा मायने रखता है कि हमारा भविष्य कैसा होने वाला है बच्चों। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बच्चों, एक बड़ी अच्छी बात है कि जितनी रात तक आप जागेंगे सवेरा उतना ही करीब होगा बच्चों। इसलिए ऊर्जा अपने अंदर बना के रखें, हमेशा पॉजिटिव सुनिए, क्योंकि आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर अपने लैंग्वेज को ले सकते हैं। हमने बचपन से जिस लैंग्वेज को सुना, आज हम उसी लैंग्वेज में बोलना या बात करना कंफर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि हमने वही सुना है। तो इसलिए बच्चों, जीवन में आप जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। इससे हम उत्साहित रहेंगे और एक उत्साह, एक ऊर्जा आपको आगे ले जाने में बहुत ही मदद करती है बच्चों। दूसरा जो हमारी सफलता का मंत्र है बच्चों, वह है निश्चय। देखिए, हजार आपने कहानियां सुनी होंगी कि लोगों ने ऐसा निश्चय कर लिया, ऐसा कर लिया तो उन्होंने इतिहास बदल दिया। कहानियां केवल सुनी नहीं जाती हैं बच्चों, कहानियां सुन के उस पर हमें विचार करना चाहिए, हमें उसको अपने अंदर उतारना चाहिए। 3 चीजें होती हैं। एक शब्द होता है इसे हम बोलते हैं इच्छा, दूसरा शब्द होता है इसे हम बोलते हैं निश्चय, और तीसरा एक शब्द होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं निर्णय। देखिए, जो पहला शब्द और तीसरा शब्द है ना, इच्छा और निर्णय, ये हर इंसान करता है अपने जीवन में। हमारी तो इच्छा हम पीएम बन जाए, बन थोड़े जाएंगे। हम निर्णय लेते हैं रोज कि आज से ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कर थोड़े लेते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम निश्चय कर लेना कि हमें ऐसा करना ही होगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो फिर हम ऐसा जरूर करेंगे। इसलिए हमें निश्चय लेना होगा, ना कि निर्णय लेते रहना है और ना कि हमें इच्छा व्यक्त करते रहना है। सारे बच्चे, आधा 90% बच्चे इच्छा व्यक्त करते, सर हमारी इच्छा है कि वही बन जाए। अरे, इच्छा व्यक्त करने से थोड़े होता है भाई। इच्छा व्यक्त करने से अगर होता तो हम, तो हमारी तो इच्छा है बैठे बैठे हम चाहते हैं पीएम बन जाए, बन जाएंगे क्या? कर्म करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, निश्चय करें और उसके लिए जो चाहिए वो आप करें। मेरे हिसाब से जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। असंभव केवल वही चीजें हैं जिसे आज तक हमने सोचा नहीं है। जिसे हम सोच सकते हैं वो सारी चीजें हम कर सकते हैं बच्चों। आप हर चीज कर सकते हैं जिसे आप सोच सकते हैं। इसलिए जीवन में सोचें, अच्छा सोचें। एक शायरी बड़ी अच्छी है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों की इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे तो सारा अभी आसमान बाकी है। तभी सारा आसमान बाकी है बच्चों, अभी हम लोग को बहुत ही आगे बढ़ना है। तीसरा पॉइंट है
तीसरा पॉइंट है बच्चों जो है, हमें जीवन में हमेशा धैर्य रखना होगा। देखिए, आपको डराने और हताश करने वाले जो लोग हैं, ये आपको बहुत से लोग मिलेंगे, आपके अगल-बगल बहुत ऐसे लोग हैं। दूसरी बात, किसके जीवन में संघर्ष नहीं है बच्चों? आप कहते हैं हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, किसके जीवन में संघर्ष नहीं है? इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी जीवन में कुछ बड़ा किया है, सबके जीवन में एक संघर्ष रहा है। इसलिए बच्चों हताश ना हो। अक्सर आपने देखा होगा एक बात कि जब छोटे थे हम लोग, तो लोग कहते थे याद रखना सीखो, और अब बड़े हो गए कोई बात होती है तो लोग क्या बोलते हैं कि भूलना सीखो। इसलिए बच्चों अपना व्यवहार हमेशा आप वैसे बना के रखिए जैसे समाज हो। आप अपने आप को नमक जैसा बनाइए। नमक जैसा क्यों बनाइए? नमक ना बनिए, नमक जैसा बनाइए, उसके जैसे अपने अंदर गुण लाइए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई आवश्यकता से अधिक यूज़ करे ना, तो उसके लिए आप कड़वा हो जाइए। और अगर कोई आपको आवश्यकता से कम महसूस करे ना, तो उसके जीवन को आप फीका कर दीजिए। मतलब वो आपके लिए फीका-फीका हो जाए फिर वो। हमेशा लोगों के प्रति न्यूट्रल रहना सीखिए, ना ज़्यादा हमें किसी के प्रति जुड़ना है, ना किसी के प्रति ज़्यादा हमें बाहर जाना है। ना हमें किसी चीज़ के प्रति बहुत आकर्षित होना है, नहीं सोचना है कि हमारे पास नहीं है तो हम कैसे रहें। हमें हमेशा अपने आप को न्यूट्रल करके चलना होगा, एक न्यूट्रल वे में रहना होगा। नमक जैसा व्यवहार बनाइए अपना। एक बड़ा अच्छा शायरी था बच्चों जो है कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख, कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला कर देख, एक बार नहीं हजार बार आजमा कर देख, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, कि हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख। हमें कोई हरा थोड़े सकता है, इतनी जल्दी हार मान जाएंगे हम लोग? हैं? धैर्य रखें बस, अपने अंदर धैर्य बना के रखिए। तीसरा सफलता का मंत्र है। चौथा सबसे बड़ा मंत्र है बच्चों कि हमें लक्ष्य पर अपने फोकस रखना होगा, अपने आप को लक्ष्य के प्रति फोकस करना होगा। बच्चों एक लेजर लाइट की कहानी जानते हैं आप लोग? एक एलईडी जो जल रही है उसमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत अधिक वाट की होती है, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं जाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा पास में ही फैल जाती है। लेकिन अगर बात करें बच्चों जो है एक लेजर की, जो बहुत उस एलईडी से कम ऊर्जा का होने के बाद भी बहुत दूर तक अपनी रोशनी को लेके जाता है। जानते हैं क्यों? उसने अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा एक रास्ते पर समेट के आगे बढ़ता है। लेकिन जो हमारा एलईडी होता है वो अपनी सारी ऊर्जा को फैला देता है। हमें अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होके चलना होगा। आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे होते हैं जो असफलता के शिकार इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि जब वो नए-नए कोचिंग करने आते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें थोड़ा बगल वाले से ज़्यादा आने लगती हैं। तो वो मास्टर बन जाते हैं, बगल वाले को पढ़ाना शुरू करता है, अरे यार देखो ऐसे नहीं ऐसे होगा। जब तक हम सफल नहीं होंगे अपनी स्ट्रेटजी किसी को बताने वाले नहीं हैं। सफल होने के बाद हमारी स्ट्रेटजी दुनिया जानेगी, लेकिन जब तक हम सफल नहीं हैं, हमारे अंदर किसी को बताने वाले गुण नहीं आने चाहिए। जो करना है खुद के लिए करना है, फोकस्ड होइए, अपने आप को लिमिटेड रखिए। और एक बात बच्चों याद रखिएगा कि हमें धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा ही मेहनत करना है लेकिन करते रहना होगा। एक लाइन बड़ी अच्छी है कि ज़िंदगी एक सफ़र है, आराम से चलते रहिए। कि ज़िंदगी एक सफ़र है, आराम से चलते रहिए, उतार-चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गियर बदलते रहिए। एक बच्चे ने हमसे कहा सर अगर गियर ही ना हो, गियर लगाना ही नहीं आता हो तब? हमने कहा, "बे गधा तो स्कूटी खरीद लो, जिसमें गियर ही नहीं होता।" लेकिन आगे बढ़ते रहना है, इसका विकल्प निकालते रहना है। याद रहे बच्चों, 5वां सबसे बड़ा सफलता पाने का सबसे बड़ा जो 5वां मंत्र वही होता है कि हमें असंगत चीज़ों का चुनाव करना है। जो हमारे जीवन में ठीक नहीं है, उसका हमें चुनाव करना है कि हमें इससे दूर होना है। हमें इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना अपने जीवन में। अपने कमियों को पहचानना है, जो हमारे लिए कमज़ोर बनाती है हमको, उनसे बचना है अपने आप को लेके। रही बात अगला कि हमेशा मोटिवेट रहने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, तो क्या हमें मोटिवेट होने के लिए अब किसी स्पीकर की ज़रूरत है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत है? बच्चों हम जिस परिवार की स्थिति से बिलॉन्ग करते हैं, जिस समाज में हम बिलॉन्ग करते हैं, वो परिवार और समाज ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण बना हुआ है। परिवार की उस व्यवस्था को महसूस करिए बच्चों, जिसे हम देखते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, परिवार में अपनी व्यवस्था को महसूस करिए कि आज हम ऐसा क्यों है? हमारे पास वो सारी चीज़ें क्यों नहीं है, जो होनी चाहिए? आप गरीबी को महसूस करिए जो समाज में हम लोगों के अंदर देखते हैं। इलाहाबाद में कभी आप संगम के किनारे जाएँगे बच्चों तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे बूढ़े लोग जो हैं 60 साल 70 साल की उम्र में बैठे हैं, वो गंगा जल ले जाने वाला एक बॉटल बेच रहे हैं, ₹5 ₹10 में। उसमें कितना कमा लेते होंगे? दिन भर में ₹20 फ़ायदा और ₹25 कमा लेंगे। सोचिए उनकी व्यवस्था को तो देखें, आखिर ऐसा क्या है? क्या उन्हें ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा, बट शायद उन्होंने गँवा दिया उस मौके के बाद, इसलिए उस व्यवस्था में जी रहे हैं। ये रोड पे चलते समय देखते हैं कि गाड़ी जैसे हमारी रुकी, एक बगल से व्यक्ति दौड़ के आता है, गाड़ी का शीशा साफ करने लगता है, सिर्फ़ इसलिए ताकि उसे
दो चार पांच रुपए हमारी तरफ से मिल जाए, सोचिए उसकी व्यवस्था क्या होगी। एक रिक्शा चालक, एक ड्राइवर, एक सब्जी बेचने वाला, एक जूता पॉलिश करने वाला किस व्यवस्था में जी रहा होता है, उसे जरा महसूस करने की कोशिश करिए। एक मजदूर के एक मजदूर से किसी ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? मजदूर ने कहा मेरा बेटा जो है इतना बड़ा है, ऐसे बताया उसने। लोगों ने कहा यार ये कौन सा तरीका बेटा बताने का, अरे कुछ ऐसे बताते कि हाइट में इतना बड़ा है, ऐसे है, 15 साल का है, 20 साल का है, कुछ ऐसा बताते, ये ऐसे क्या होता है? मजदूर ने कहा कि साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, इसलिए मैं उसका एज नहीं बता सकता, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है। और रही बात यूं यूं बताने की बच्चा, तो हम जब सुबह अपने काम पे निकलते हैं तो मेरा बेटा सोया रहता है, जो कि कुछ ऐसा ही लेटा रहता है, सोया रहता है। और जब मैं काम पे लौट के शाम को घर आता हूँ तो मेरा बेटा रात काफी हो चुकी होती है तो सो चुका होता है, तो मैं जब भी उसे देखता हूँ अक्सर मुझसे ऐसे लेटा हुआ ही पाता हूँ, इसलिए शायद मैं उसकी हाइट को यूं यूं ना बता पाऊं। सर उस मजदूर की व्यवस्था को सोचिए, इस गरीबी के आलम में रह के, जहाँ पिताजी पिछले कई वर्ष की ठंडियों से एक कपड़ा तक ना खरीदे हो, जैकेट ना खरीदे हो, गुजारा एक में कर रहे हो कि हमारा बेटा सफल होगा, और आप उसमें हर ठंडी में रंगीन जैकेट बदल रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि क्लास में शायद आपको कोई लड़की पसंद कर ले, तो शायद ये हमारी व्यवस्था नहीं है। आप उस चीज को तो महसूस करें बालक, उस चीज को महसूस करें जिस गरीबी को हम देख रहे हैं समाज में अगल बगल। माँ के त्याग को महसूस करें जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े, मतलब आपको अपने परिवार से, अपने घर से दूर एक शहर में इसलिए भेजा है ताकि जाके बच्चा हमारा कुछ कर सकेगा। तो हमें मोटिवेट होने के लिए किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, अपनी परिवार की स्थितियां बहुत हैं, बहुत काफी हैं वो स्थितियां जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए बच्चों याद रखिएगा कि हमें अपने समाज को ही देख के मोटिवेट होना है, हमें उसके लिए किसी अलग से किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी। लास्ट में एक छोटी सी बड़ी हमारी हमारी व्यक्तिगत एक फेवरेट कविता है, जिसको सुना के हम आज की बात को समाप्त करना चाहेंगे बच्चों। छोटी सी बात यह और एक छोटा सा कविता यह है कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमा यही कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा हो, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, कि मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक मुझको तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। याद रहे बच्चों, यह मेरी फेवरेट कविता है जिसको सुन के मुझे ऊर्जा मिलती है। 2024 एक ऐसा वर्ष बनाना है हमको जिसमें आज तक अपने जीवन में हमने जितनी मेहनत की है, जितनी मेहनत करेंगे, उन सब में सबसे ज्यादा मेहनत 2024 के अंदर करना है। एक ऐसा वर्ष इसको बनाना है कि पूरे जीवन के इतिहास में जब आपका कभी मेहनत लिखा जाए तो उसमें 2024 स्वयं अक्षरों में लिखा जाए। अपने जीवन के कर्मों को इस 2024 में बदल देना है, इतिहास बनाना है बच्चों, इतिहास बनाना है। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। आप सभी को मेरा दिल से एक तहे धन्यवाद। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं अगेन फिर आप लोगों को। और बच्चों याद रखिएगा जो है कि अभी जो है इतनी रात को आपके साथ हम जुड़ रहे हैं, कोई अगर बात आपको अच्छी लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो बुरी बातों के लिए क्षमा चाहेंगे, और कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम पूरे समाज को सफल होना देखना चाहते हैं, खुद को नहीं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हम वादा देते हैं, वचन देते हैं आपको कि इस 2024 का अपना एक एक मिनट आपको निकाल के देंगे, आपको सफल बनाने के लिए देंगे, बड़ी मेहनत किया जाएगा। मैं अपने गोस्वामी आपसे विदा चाहूंगा। आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2024
में क्या करेंगे हम लोग, कैसी हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए बहुत जल्द आपसे जुड़ेंगे हम फिर क्लास के लाइव लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद।